बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुद्री फैसलाबाद। कोर्स टाइटल मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, कोर्स कोड MTH 606, लेक्चर नंबर 7 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, थ्योरम से कनेक्टेड रहेंगे। आज के लेक्चर में हमने जो थ्योरम अंडरस्टैंड करने हैं, इसमें हम अनबायस्ड एस्टिमेटर को मीन के हवाले से सीन करेंगे और इसके साथ ही हमने एक रिज़ल्ट होगा उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थ्योरम फॉर्म में। तो फर्स्ट थ्योरम कर रहे हैं आर डी स्टूडेंट्स। थ्योरम नंबर 1, शो डैट अ सैम्पल मीन, जिसको हम x बार से ज़ाहिर करते हैं, इज़ एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ अ पॉपुलेशन मीन म्यू। हमने सैम्पल मीन x बार अनबायस्ड एस्टिमेटर के अकॉर्डिंग म्यू के इक्वल इसको शो करना है। यही थ्योरम आपको ऐसे पूछ लिया जाए या फिर आपसे ये डिमांड कर ली जाए और शो डैट E ऑफ x बार इज़ इक्वल टू म्यू, यानी x बार सैम्पल मीन पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई हो तो उसको हम मीन के इक्वल यानी कि म्यू के इक्वल कहते हैं। तो ये ऐसे रिज़ल्ट पूछ लिया जाए या आपको ये वर्डिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट कह दी जाए तो ये एक ही बात है। एंड आफ्टर डैट प्रूफ हम कर रहे हैं। प्रूफ के लिए हमारे पास ये हमने सपोज करना होता है, लेट रैंडम सैम्पल x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn बी अ रैंडम सैम्पल ऑफ अ साइज स्मॉल n, यानी सैम्पल का साइज़ आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया हुआ है कि हम स्मॉल n लिख रहे होते हैं, ठीक है। टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ मीन म्यू, एज वी नो डैट सैम्पल मीन इज़ डिफाइंड एज, सैम्पल मीन का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस अंदाज में होगा, यानी x बार इज़ इक्वल समेशन I वेरी फ्रॉम 1 to n xi ओवर स्मॉल n इट्स मीन सैम्पल साइज़। आफ्टर डैट हमें x बार पे एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए मैं राइट करने लगा हूँ टेकिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू कैपिटल E ऑन बोथ साइड्स। क्योंकि हमें E ऑफ x बार इज़ इक्वल टू म्यू को कैलकुलेट करना है तो x बार के साथ E चाहिए, तो E लाने के लिए हमें ओनली ऑन वन वे चाहिए, डैट्स वे कि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू को अप्लाई करना होगा। जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू इस रिज़ल्ट पे अप्लाई कर देंगे, यानी इस रिज़ल्ट पे जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू बोथ साइड पे अप्लाई करना है तो दोनों साइडों पे ये E आपके पास देख सकते हैं आ चुका है, यानी x बार पे आपने E अप्लाई किया और जो दूसरा रिज़ल्ट आपके पास मिशन I इज़ इक्वल टू 1 to n xi ओवर n है, इस पे भी हमने E अप्लाई कर दिया है। अब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू के रिज़ल्ट को फॉलो करना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो रिज़ल्ट है ये हमारे पास कुछ ऐसे है कि जो आपके पास कांस्टेंट n होगा, यानी कि स्मॉल n, इस पे आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई नहीं होता। कांस्टेंट नंबर पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करते, वो एज इट इज़ ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, जिसको हमने लिख दिया 1/n। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो आपके पास इस समेशन पे अप्लाई होगा। इस समेशन को जब मैं ओपन करूँगा तो ये आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू सो ऑन xn, यानी आपके पास ये कुछ ऐसे रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास ब्रैकेट के बाहर एक्सपेक्टेड वैल्यू है इसको आपने फर्स्ट टर्म पे, सेकंड टर्म पे एंड सो ऑन nth टर्म पे अप्लाई कर देना है, जो कि रैंडम सैम्पल पे हो गए। अप्लाई करने के बाद जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू को अप्लाई कर देंगे तो ये ऐसे आपको सीन हो जाएगा E ऑफ x1 प्लस E ऑफ x2 प्लस अप टू सो ऑन E ऑफ xn। अब हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू के रिज़ल्ट को क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के लिए आपके पास ये रिज़ल्ट होता है कि सिंस द रैंडम सैम्पल आर इंडिपेंडेंट, यानी रैंडम सैम्पल से मुराद x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn जो हैं, दीज आर द रैंडम सैम्पल, ये आज़ाद आना होते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे होते हैं, खुद मुख्तार हैं। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर ईच हैज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, तो हर एक की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगी। तो पॉपुलेशन मीन मतलब कि म्यू के इक्वल होगी। तो डैट इज़ मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं
ई ऑफ एक्स वन इज इक्वल ई ऑफ एक्स टू इज इक्वल ई ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू म्यू, यानी ये सारे रिजल्ट आपके पास जो हैं ओनली ऑन म्यू के इक्वल आ जाएंगे। एंड आफ्टर डैट आपने इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो आपने रिजल्ट फाइंड आउट किया हुआ है, इसमें आपने इक्वेशन नंबर 1 में ऑल वैल्यूज़ इंडिपेंडेंट फॉर्म में पुट कर देनी है। जब आप पुट करोगे ई ऑफ एक्स वन की जगह ये म्यू लिख दिया, प्लस ई ऑफ एक्स टू की जगह ये भी म्यू लिख दिया, एंड प्लस अप टू सो ऑन ई ऑफ एक्स एन की जगह भी आपने ये म्यू को लिख दिया है। फिर इनको आप ऐड करोगे, जब आप लोग इन तमाम म्यूज़ को ऐड करोगे तो ये आपके पास एन म्यू क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर डैट इस एन को आपने कैंसिल आउट कर देना है, तो फाइनली आपके पास म्यू रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो फाइनली हमने एक्स बार जो कि रैंडम सैंपल है, इस पे सैंपल का एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि ई ऑफ एक्स बार है कैलकुलेट करके हमने म्यू को कैलकुलेट वेरीफाइड कर दिया है। सो फाइनली हमारे पास रैंडम सैंपल पे एक्सपेक्टेड वैल्यू जो इसका मीन है वो म्यू के इक्वल आ चुका है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूफ है जो कि हमारे पास अनबाइस्ड एस्टीमेटर के अकॉर्डिंग फुलफिल हो रहा है। ये हमारे पास ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू एक गुड पॉइंट एस्टीमेटर भी है, ठीक है। अगर मैं इस म्यू को दूसरे साइड पे लेके आऊँ तो ई ऑफ एक्स बार माइनस म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये भी आपके पास गुड पॉइंट एस्टीमेटर की लॉजिक को फुलफिल कर रहा है। हैंस विच इज़ रिक्वायर्ड प्रूफ एज अ मीन इन द सेंस ऑफ अनबाइस्ड एस्टीमेटर। ये मैंने यहाँ पे रिजल्ट भी लिख दिया है इसका। हैंस एक्स बार इज एन अनबाइस्ड एस्टीमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू। नेक्स्ट थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट इन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, थ्योरम नंबर 2। ये भी हम अनबाइस्ड एस्टिमेटर के अकॉर्डिंग ही फॉलो करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट है कुछ इस अंदाज में, शो डैट ई ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल n माइनस वन ओवर n सिग्मा स्क्वायर, वेयर एस स्क्वायर इज अ सैंपल वेरिएंस। यहाँ पर एस स्क्वायर से मीनिंग ये है कि आपके पास ये वेरिएंस को शो कर रहा है ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n, यानी सैंपल का साइज आपके पास स्मॉल n है। एंड सिग्मा स्क्वायर इट्स मीन वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन इज अ पॉपुलेशन वेरिएंस। ये स्टेटमेंट कुछ इस अंदाज में आपसे पूछ ली जाए, या फिर आपसे हम कह दें और शो डैट ई ऑफ एस स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ये दो तरह से स्टेटमेंट मैंने लिख दी हुई है, तो इन दोनों का प्रूफ एक ही होगा। तो प्रूफ करते हैं डियर स्टूडेंट्स। प्रूफ इसका कुछ इस अंदाज में होगा, द सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर कैन बी रिटन एज, ये आपको ओरली याद रखना होगा। ये मैंने सेपरेटली यहाँ पर साइड पे लिख भी दिया है। इन माइंड आपने इसको ज़ुबानी याद रखना है ओरली। सो एस स्क्वायर इज इक्वल समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n, जो कि सैंपल का साइज है। एंड आफ्टर डैट आपको एस स्क्वायर पे एक्सपेक्टेड वैल्यू की रिक्वायरमेंट हो रही है, क्योंकि जो आपने प्रूफ करना है उसमें एस स्क्वायर के साथ एक्सपेक्टेड वैल्यू कैपिटल ई जनरेट हो रहा है। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ टेकिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू कैपिटल ई ऑन बोथ साइड्स। तो आप जब इस रिज़ल्ट पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करेंगे तो दोनों साइडों में आपके पास ई जनरेट हो जाएगा। तो एस स्क्वायर के साथ ये हमने ई अप्लाई कर दिया, इस रिज़ल्ट के साथ आपने ये वाला ई अप्लाई कर दिया है। अब आपको ये मैंने क्लियर कर दिया हुआ है कि कांस्टेंट नंबर पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये वाला जो n होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू से बाहर क्रिएट हो जाएगा, यानी कि 1/n आ जाएगा, और एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास इस रिजल्ट पे अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर समीशन को मैं ओपन करने लगा हूँ। जब आप i की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, प्लस जब आप i की वैल्यू 2 रखोगे तो ये x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर आएगा, प्लस जब आप n रखेंगे तो xn माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर दें।
एंड आफ्टर डैट आपने इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को ब्रैकेट में सबके साथ 1/1 लिख देना है। तो ये फर्स्ट टर्म है, इसके साथ हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू को अप्लाई कर दिया, प्लस ये सेकंड टर्म है, इसके साथ हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू को अप्लाई कर दिया। ये हमारे पास nth टर्म है, इसके साथ हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू को अप्लाई कर दिया, तो ये z बन गया। इसको हमने कह देना है कि ये नंबर 1। फिर हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस में चले जाना होता है इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। कंसीडर, आपने ये सपोज कर लेना है कि x1 इज इक्वल टू x1। हमें ऑलरेडी ये बात आइडिया है कि x1 और x1 दोनों सेम हैं। तो जैसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि अगर दो इक्वेशंस आपके पास ये जैसी हैं तो हम उसको इक्वल कर सकते हैं। और वैसे भी आइडेंटिकल रैंडम सैम्पल्स हैं, x1 और x1 बोथ सेम सेल्फ रैंडम सैम्पल को ज़ाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर x1 को मैंने इसके ही सेल्फ एडजॉइंट के अकॉर्डिंग इक्वल करवा दिया है, तो x1 और x1 इक्वल हैं, इट्स नो इशू। मतलब मैंने ये x1, ये वाला जो x1 है ये राइट कर दिया। अब मुझे x1 के साथ, अब मुझे क्या करना है कि इस x1 के साथ ये वाला x बार क्रिएट करना है। क्या करेंगे? क्रिएट करने के लिए मुझे ये माइनस में चाहिए, तो मैं इस x1 के साथ माइनस x1 लिख दूंगा बोथ साइड। सो x1 माइनस x बार इज इक्वल x1 माइनस x बार। अब आपके पास देखें तो x1 माइनस x बार ये स्टेप क्रिएट हो चुका है, ठीक है। मतलब हम ना इतने पार्ट को सोल्व कर रहे हैं, इतने रिज़ल्ट को। जब मैं इतने रिज़ल्ट को कंप्लीट सोल्व कर लूँगा, वही रिज़ल्ट मुझे इस सेकंड रैंडम सैम्पल के लिए भी मिलेगा, यानी x2 के लिए। ऐसे ही मुझे xn यानी कि nth रैंडम सैम्पल के लिए भी वही रिज़ल्ट मिलेगा। मतलब आपने सिंपल क्या करना है, जस्ट एक रैंडम सैम्पल पे एक्सपेक्टेड वैल्यू का वर्क करवाना है, तो बाकी के लिए भी वो सिमिलरली एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। हमने वर्क एक पे करना है। तो x1 माइनस x बार जो ये वाला रिजल्ट है, इस पर हमने इसका रिजल्ट ओपन कर दिया, यानी कि x बार का मतलब है मीन। मीन का फॉर्मूला होता है समीशन i इक्वल टू 1 to n xi ओवर स्मॉल n। ये आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और फर्स्ट ईयर क्लास में स्टैटिस्टिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये पढ़ चुके हैं, उनको भी ये आइडिया है, इट्स नो इशू। और वैसे भी ये आपको ओरली याद होना चाहिए कि x बार किसके इक्वल होता है। एंड आफ्टर डैट आपने यहाँ पर स्मॉल n एलसीएम ले लेना है। इस n को x1 से मल्टीप्लाई किया, n x1 आ गया माइनस, ये n एलसीएम से कैंसिल हो गया, माइनस आप समीशन को ओपन करोगे तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन प्लस xn आएगा। बट बाहर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव ने ब्रैकेट की तमाम लामतों को चेंज कर देना है, जिसकी वजह से ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 एंड माइनस अप टू सो ऑन माइनस xn। ये डायरेक्ट स्टेप मैंने कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। एंड नेक्स्ट रिजल्ट में मैंने क्या किया है, ये मैंने आपको मार्क करके बताया भी हुआ है कि मैं यहाँ से कुछ कॉमन लेने लगा हूँ। यहाँ से मैं कॉमन लेने लगा हूँ कि x1 आपके पास ये बोथ आ चुके हैं। आप ऐसा करें कि x1 को कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में रह जाएगा n-1 इंटू x1। और बाकी जो टर्म्स हैं इन सभी में से अगर मैं नेगेटिव को कॉमन ले लूँ तो क्या ये ऐसे रिजल्ट आ जाएगा? एग्जैक्टली बिल्कुल ये ऐसे ही आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, माइनस इंटू x2 प्लस x3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn होल डिवाइडेड बाय स्मॉल n। अब आपने क्या काम करना है ये भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा, जो हम रिजल्ट प्रूफ कर रहे हैं कि आपको ना म्यू को क्रिएट करना है जो कि मीन है, और म्यू को लाने के लिए मुझे ना इस n-1 के लिहाज से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा। यानी मैं लिखने लगा हूँ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग n-1 म्यू, यानी कि ये जस्ट लिखा हुआ है ना n-1 इंटू x1, तो आपने क्या करना है n-1 म्यू, n-1 म्यू के साथ आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये भी आपको माइंड में रखना होगा। जब आप लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये स्टेप कुछ इस अंदाज में आ चुका होगा। ये कुछ इस अंदाज में आ जाएगा, ये देख सकते हैं n-1 x1, ये सारा रिजल्ट एज इट इज़ है। ये मैंने ऐड किया हुआ है n-1 म्यू, और ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है n-1 म्यू। ये देख सकते हैं ये माइनस किया है, ये मैंने प्लस किया है, और बाकी आपके पास कंप्लीट रिजल्ट एज इट इज़ है।
अब मैंने क्या करना है, मैंने ये देखें लिखा हुआ है कॉमन लिया है n-1। कहाँ से कॉमन लेना है ये देख लें, ये n-1 आ रहा है, यहाँ से ये n-1 आ रहा है। इस n-1 को अगर मैं कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, x1 माइनस म्यू। तो देख सकते हैं ये आपके पास x1 माइनस म्यू आ चुका है। n-1 आपने कॉमन लिया ब्रैकेट के बाहर और फिर ब्रैकेट में रह जाएगा x1 माइनस म्यू। फिर आपने यहाँ पर ऑनवर्ड लिखना है ये z, ये जो माइनस इंटू ब्रैकेट में x2 प्लस x3 प्लस अप टू सोन प्लस xn है, इस रिजल्ट को आपने एज इट इज़ लिख दिया। फिर प्लस n-1 जो म्यू है इसको भी आपने एज इट इज़ लिख दिया, नो चेंज। अब मज़ीद जो काम करना है बहुत टेक्निकल है, ध्यान से समझने वाली बात है, तो गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। ऑनवर्ड में क्या करने लगा हूँ ये ध्यान से सुनने वाली बात है। ये स्टेप जो है ना, ये वाला ध्यान से सुनना है सभी स्टूडेंट्स ने। यहाँ से ये जो स्टेप है ना, ये वाला, इसको मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, नो चेंज। एंड आफ्टर डैट यहाँ से सुनने वाली बातें आगे, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ माइनस x2 और यहाँ से मैं ऑनवर्ड ले लेता हूँ प्लस। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ से अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँ तो ये क्या आएगा, माइनस x2 माइनस x3 एंड सो ऑन माइनस xn, ऐसे ही है। और इसको जब मैं ओपन करूँगा तो ये आपके पास n-1 म्यू की टर्म है। इट्स मीन कि म्यू की ये प्रीवियस टर्म है। अगर आप देखें n फैक्टोरियल होता है, n में से एक कम करें तो n-1 आता है, एक और कम करेंगे तो n-2 आता है, एक और कम करेंगे n-3 आता है। इट्स मीन कि n-1 से मुराद ये है कि ये एक टर्म छोड़ के लिखा हुआ है। तो ये भी अगर आप गौर करें, यहाँ पर x1 नहीं लिखा तो ये भी आपके पास एक टर्म छोड़ के तो लिखा हुआ है रैंडम सैंपल में, यानी यहाँ से आपके पास x1 स्किप है, तो यहाँ से आपके पास n-1 म्यू ये भी एक टर्म स्किप है, क्योंकि इसमें एक n जो था वो नहीं लिखा हुआ। सिंपल बात समझ लग गई ये सभी स्टूडेंट्स। जैसे हम n फैक्टोरियल की बात करते हैं कि n इंटू n-1, n-2, n-3, n-4 एंड सो ऑन, तो n फर्स्ट टर्म है, n-1 सेकंड टर्म है, n-2 थर्ड टर्म है, n-3 फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो यहाँ पर n-1 से आगाज़ कर रहे हैं तो n नहीं ना लिखा, n तो फर्स्ट टर्म थी वो तो स्किप होगी, तो n-1 से आगाज़ कर रहा है, इट्स मीन सेकंड टर्म से आगाज़ कर रहा है, और ये x2 ये भी सेकंड टर्म से आगाज़ कर रहा है। तो जब आप कॉमन लोगे ना इस रिज़ल्ट में से, तो सेकंड टर्म का जो रिज़ल्ट है माइनस ब्रैकेट के बाहर x2 और साथ में माइनस म्यू आ जाएगा। ऐसी थर्ड टर्म जब आप लोगे तो माइनस ब्रैकेट में x3 माइनस म्यू आ जाएगा एंड माइनस अप टू सो ऑन माइनस, जब आप n टर्म में से कॉमन लेंगे तो ये आएगा xn माइनस म्यू। होपफुली अंडरस्टैंड कर लिया होगा सभी स्टूडेंट ने। फिर आपने क्या करना है कि आपको स्केयर चाहिए, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। जब आप स्केयर लोगे तो ये रिजल्ट कुछ ऐसे क्रिएट हो जाएगा, यानी कि बोथ साइड पे आपने स्केयर लिया x1 माइनस x बार का होल स्केयर इज इक्वल 1 ओवर इस n का स्केयर लिया तो n स्केयर, और फिर इस कंप्लीट ब्रैकेट का आपने ये वाला देख सकते हैं स्केयर मैंने राइट कर दिया हुआ है। फिर आपने क्या करना है कि इस स्केयर को ओपन करना है। स्केयर ओपन करने के लिए फर्स्ट टर्म का स्केयर ये लिख दिया, प्लस सेकंड टर्म का स्केयर ये हमने लिख दिया, प्लस थर्ड टर्म का स्केयर ये लिख दिया एंड सो ऑन, प्लस एन टर्म का स्केयर लिया तो ये आ चुका है। फिर आपके पास -2 फॉर्मूले का, और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स आने ना वो सभी को हम लिख तो नहीं सकते, उसके लिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। आप भी ऐसे लिखेंगे कि प्रोडक्ट टर्म्स, यानी कि 2 के साथ जितने भी वो आएंगे वो सारे प्रोडक्ट टर्म्स होंगे, वो 2 के साथ प्रोडक्ट में ज्वाइन होते हैं। अब यहाँ पर मैं इन जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे ना इनको ओपन नहीं करना, हम यहाँ पे एक थ्योरम का एक लेमा अप्लाई करेंगे, रिजल्ट होता है वो। तो जितने भी प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं आपके पास स्टैटिस्टिक्स इंडिपेंडेंट के लिए, वो सारे के सारे जब आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई होती है तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं आगे अप्लाई करने लगा हूँ। टेकिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू कैपिटल E ऑन बोथ साइड्स, जब आप इस रिजल्ट पे, इस कंप्लीट रिजल्ट पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसे रिजल्ट आ चुका होगा। ये देख सकते हैं मैंने कैपिटल E अप्लाई कर दिया है और ये सारा रिजल्ट एज इट इज़ है। और जब आप लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू सब टर्म पे अप्लाई करेंगे तो ये n-1 का स्केयर तो कांस्टेंट है,
इसमें रैंडम सैंपल आ रहा है, इस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई हो जाएगी, ये देख सकते हैं। इस रिजल्ट पे मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई की है कैपिटली। ऐसी प्लस इसमें रैंडम सैंपल x2 आ रहा है, तो ये मैंने लिख दिया हुआ है। फिर ये x3, इसमें भी रैंडम सैंपल है, इसमें भी मैंने कैपिटली एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख दिया हुआ है। प्लस अप टू सो ऑन, इसमें भी xn रैंडम सैंपल है, इसमें भी एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई हो गया है। रैंडम सैंपल पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई होती है, हमेशा याद रखिएगा सभी स्टूडेंट। और इसका मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है। ये प्रोडक्ट टर्म्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपने हम सभी स्टूडेंट ने याद रखना है, माइंड में रखना है। ये मैंने लिख दिया हुआ है, ये लेमा है। द रैंडम वेरिएबल्स x1 x2 एंड सो ऑन xn, ये जो 0 आंसर है ना, ये इसकी मैंने लॉजिक लिख दी हुई है। आर इंडिपेंडेंट होते हैं जितने भी रैंडम सैंपल हैं, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0। फिर ऑनवर्ड हमारे पास ये रिजल्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि जितने भी x1 माइनस म्यू का स्केयर है, x2 माइनस म्यू का स्केयर है, x3 माइनस म्यू का स्केयर है, xn माइनस म्यू का होल स्केयर है, ये सभी के सभी आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू जब अप्लाई करेंगे ना, तो ये सिग्मा स्केयर के इक्वल आएगा। और यहाँ पर i से क्या मुराद है, i इज इक्वल 1 2 3 एंड सो ऑन n। तो आप देख लें n माइनस 1 का स्केयर एज इट इज़ है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट रैंडम सैंपल का एक्सपेक्टेड वैल्यू सिग्मा स्केयर लिख दिया है। फिर सेकंड रैंडम सैंपल का एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ये भी सिग्मा स्केयर। थर्ड रैंडम सैंपल का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये भी सिग्मा स्केयर एंड सो ऑन। ये आपके पास nth टर्म का एक्सपेक्टेड वैल्यू है रैंडम सैंपल का, जो कि सिग्मा स्केयर में राइट कर दिया है। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, ये जो मैंने आपको लिख दिया हुआ है ना, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपके पास ये रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने ये रिज़ल्ट आपके पास फर्स्ट टर्म का एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से मैंने इतनी रिज़ल्ट को क्लोज करना है। ये आपके पास सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है एंड सो ऑन nth टर्म है। तो सेकंड टर्म से n टर्म तक जब क्लोज करोगे तो अगेन आपको मैंने बताया हुआ है कि सेकंड टर्म से आगाज़ करेंगे तो n-1 सिग्मा स्केयर को आप लोग लिखेंगे। अगर आप थर्ड टर्म से करते, यानी कॉमन लेने के लिए थर्ड टर्म से आप क्लोज करते, तो ये आना था n-2 सिग्मा स्केयर। बट ये आपके पास सेकंड टर्म से आगाज़ कर रहा है, इसलिए n-1 सिग्मा स्केयर मैंने लिख दिया हुआ है। अब आप देखें यहाँ से n-1 और सिग्मा स्केयर कॉमन आ रहा है। n-1 जब आपने लिखा ब्रैकेट के बाहर, और सिग्मा स्केयर ये भी मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, और ब्रैकेट के अंदर रहेगा n-1, ये लिख दिया है। और यहाँ से +1, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से बच जाएगा n-1 साथ में n और सिग्मा स्केयर, यानी ये स्टेप कुछ ऐसे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक n इस n से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा n-1/n, ठीक है, और साथ में सिग्मा स्केयर। तो ये आपके पास फर्स्ट रैंडम सैंपल के लिए आपके पास रिजल्ट आ चुका है। तो ऐसे ही आप लोग सभी के लिए निकाल सकते हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो मैंने यहाँ पर k कहता है, मैंने लिख दिया सिमिलरली फॉर k। केस मुराद है कि आप 1 के लिए लिखें, 2 के लिए लिखें, 3 के लिए लिखें और nth के लिए लिखें। तो सबके लिए यही रिज़ल्ट आना है, आंसर सभी का रिज़ल्ट आपको यही मिलेगा। वो हल नहीं करना, एक बार हल कर लिया है तो सिमिलरली बाकी रिज़ल्ट भी यही आएंगे। तो सिमिलरली मैं लिख दिया है कि जर्नली k के लिए जो होगा ना एक्सपेक्टेड वैल्यू, जहाँ पे ये मैं 1 लिखा है, इसकी जगह मैं k के लिए लिखता हूँ xk माइनस x बार का होल स्क्वायर इज इक्वल n-1/n सिग्मा स्क्वायर। k से मुराद आपके पास ये रिजल्ट है। इससे ये बात ट्रू हो जाएगी कि ये 1 के लिए भी ट्रू है, 2 के लिए भी ट्रू है, 3 के लिए भी ट्रू है एंड सो ऑन n के लिए भी ट्रू होगा। यानी सभी के लिए ऑल टर्म जो भी आप लिखेंगे सब के लिए ये बात ट्रू हो जाएगी, इट्स नो इशू। उसके बाद आपने इन ऑल वैल्यूज़ को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट 1/n इंटू ये फर्स्ट टर्म का रिजल्ट है प्लस ये सेकंड का प्लस अप टू सो ऑन ये nth रिजल्ट, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज़ को जब आप लोग लिख देंगे फिर आपने ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो ये n इंटू ये कंप्लीट रिजल्ट के इक्वल आ जाएगी, यानी n इंटू n-1/n इंटू सिग्मा स्क्वायर। ये देख सकते हैं n इंटू n-1/n इंटू सिग्मा स्क्वायर। यहाँ से ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास रिजल्ट आ जाना है। फाइनली आपके पास आ जाएगा E(s) स्क्वायर इज इक्वल टू n-1/n इंटू सिग्मा स्क्वायर। तो हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। तो ये बात ये भी ट्रू हो रही है। ये हम लिख सकते हैं E(s) स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, मतलब कि
अगर हम इज़ नॉट इक्वल टू करेंगे तो ये चीज़ नहीं ना आएगी फिर, इसलिए मैंने ये रिजल्ट लिख दिया हुआ है। यही हमने जो स्टेटमेंट में लिखा था, ये स्टेटमेंट लिखी थी मैंने, और साथ में दूसरी फॉर्म में मैंने ये स्टेटमेंट लिखी थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट विच फुलफिल्ड अवर रिक्वायरमेंट। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। जो मेरे चैनल पे न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, पॉजिटिव फीडबैक दें, जो आपको समझ आई है या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन किया करें, ठीक है। और लेक्चर्स से रिलेटेड आपका माइंड में जो पॉजिटिव फीडबैक आ रहा होता है, आप लेक्चर सुनने के बाद कि लेक्चर सुनते सुनते अपना कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि हमें आइडिया हो कि स्टूडेंट को कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है और चैनल्स के रिलेटेड उनका क्या पॉजिटिव फीडबैक है, क्या उनकी राय है। तो इससे ये जो चैनल है ये आप सभी स्टूडेंट्स की गाइडेंस और रहनुमाई के लिए हमने बनाया है, ताकि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, ताकि आपकी स्टडी में आपका बेनिफिशियल और अच्छा स्ट्रॉन्ग वर्क हो सके। तो ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।